बंगाल की सियासत, और वो भी रक्त रंजित सियासत, कोई पहली बार बात नहीं हो रही है। आपने आए दिनों बंगाल में सियासी घमासान, हत्याओं की बात, बमबाजी की बात सुनी होगी। पंचायत चुनाव से ऐन पहले टीएमसी के दो गुट आपस में भिड़ गए, एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें हमारे सामने आई। ये बंगाल की कैसी सियासत है? बंगाल में क्या चल रहा है? एक तरफ देश की निगाह या विपक्षी एकता की निगाह इस पर है कि ममता बनर्जी पूरे देश की राजनीति में क्या करेंगी, दूसरी तरफ उन्हें अपना राज्य भी संभालना है, बड़ी चुनौती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अमर उजाला .com के संपादक जयदीप कर्णिक जी मौजूद हैं। जयदीप जी, सबसे पहले ये बड़ी दुखद घटना है, लेकिन पहली बार नहीं है, और बंगाल से इस तरह की घटनाएं क्यों आए दिन सामने आती रहती हैं? किस तरह की रक्त रंजित राजनीति है? प्रवीण, मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि कभी वामपंथ के लाल झंडे से लाल रहने वाला बंगाल इस वक्त आम जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के खून से लाल हो रहा है। जिस तरह की भयावह तस्वीरें पश्चिम बंगाल से इस वक्त आ रही हैं वो बहुत दुखी करने वाली है। और ये पहली बार नहीं है, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो। हाल ही में पंचायत के चुनावों का ऐलान हुआ है पश्चिम बंगाल में। 9 तारीख से 15 तारीख तक नामांकन होने हैं। अभी नामांकन में एक दिन बचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर और हिंसा का इस बार का चेहरा ही बड़ा विद्रूप है। बड़ी बात यह है कि इस बार टीएमसी भाजपा की लड़ाई नहीं हो रही है, टीएमसी के ही दो गुट आपस में भिड़े हुए हैं। कुछ झड़पें तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में भी हुई है। देखिए, हम वैसे भी ये जानते हैं कि जो पंचायत का चुनाव होता है, स्थानीय स्तर का जो चुनाव होता है, जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, उसमें जो सत्ताधारी दल होता है उसी को विजय मिलती है। 2013 के जो चुनाव हुए थे उसमें लगभग 83% सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का ही कब्जा था। अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे 2018 में, उसमें लगभग 90% सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। लगभग 9317 वहां पर पंचायतें हैं, और उसमें जो सीटें हैं सारी वो पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस के कब्जे में है। लेकिन उसके बावजूद अगर झगड़ा हो रहा है तो लड़ाई अब स्थानीय स्तर पर, गांवों के स्तर पर जो वर्चस्व है उसका है। मतलब तृणमूल ही तृणमूल घातक हो चुका है। ये इस वक्त की वहां की स्थिति है। तो ये जो रक्त चरित्र वाली जो राजनीति है, जिसको रक्त चरित्र भाजपा, और ऐसे में भाजपा का हमलावर होना, भाजपा का, क्योंकि सत्ता तो तृणमूल कांग्रेस के पास है, लॉ एंड ऑर्डर का पहली जिम्मेदारी उनकी है, पुलिस उनकी है। लेकिन जिस तरह बाल्टियों में बम भर के रखे हुए हैं, तलवारें निकल रही हैं, कट्टे चल रहे हैं, 2-2, 3-3 बाल्टियां भर के बम रखे हैं और लोग उनको ऐसे खिलौने की तरफ फेंक रहे हैं आसमान में। ये दृश्य विचलित करने वाले हैं, और इन दृश्यों को देखकर लगता है कि शायद कभी नक्सलवाद के लिए या वामपंथ बनाम अन्य विचारधाराओं की हिंसा के लिए बदनाम रही बंगाल की ये धरती इस वक्त राजनीति के खून से रंगी हुई है। और उसमें भी राजनीति का खून मतलब किसका? एक ही पार्टी का कार्यकर्ता अगर दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता के लिए इस तरह खून का प्यासा हो जाए तो दुखद तस्वीरें हैं। बड़ी बात यह है कि 8 जुलाई को वहां पर मतदान होना है प्रवीण, और 11 जुलाई को मतगणना होगी और नतीजे आएंगे। लेकिन इस बीच बहुत सारे लोग हाईकोर्ट भी चले गए थे इस मामले में, और हाईकोर्ट ने यह कहा है कि निगरानी की जाए, सीसीटीवी लगाए जाए मतदान केंद्रों पर, और जहां सीसीटीवी नहीं हो वीडियो फुटेज दिखाए जाए। यह स्थिति पंचायत चुनाव में। क्या आपने सुना कहीं और के उत्तर प्रदेश और बिहार एक जमाने में इतने बदनाम रहे हैं चुनावी हिंसा के लिए, वहां पर कभी हमने इस तरह की हिदायत कोर्ट के माध्यम से आती हुई नहीं देखी। हाईकोर्ट ने वहां पर हिदायत दी है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग की जाए, ताकि कोई हिंसा अगर मतदान के, और अभी तो नामांकन चल रहे हैं, अभी मतदान और मतगणना दोनों बहुत दूर हैं। मतदान के दौरान किस तरह की तस्वीर हो सकती है अगर इसको इसीलिए लोग कोर्ट गए। कोर्ट में तो नामांकन की तिथि को आगे बढ़ाने की भी गुजारिश की गई, क्योंकि हिंसा के चलते जो लोग नामांकन करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। कोर्ट ने इस पर सीधे सीधे फैसला लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये चुनाव आयोग की परिधि में आता है, और चुनाव आयोग को अपनी सुविधा, मान लीजिए नामांकन की तिथि आगे बढ़ेगी तो नाम वापसी, तो फिर पूरे चुनाव की व्यवस्था ही गड़बड़ा जाएगी, और फिर कानून व्यवस्था की स्थिति के हिसाब से पुलिस और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। तो फिलहाल कोर्ट ने इस पर निर्णय नहीं लिया है। नाम वापसी की तिथि 15 तारीख की है, और 15 तारीख की अगर जो नामांकन की तिथि और नामांकन 15 तारीख की स्थिति नहीं बदली कोर्ट में, हालांकि इस पे एक और सुनवाई के लिए अब राजी हो गई है कोर्ट, तो सुनवाई जो होगी हम अमरउजाला.com पर बताएंगे। लेकिन इस तरह की स्थिति उत्पन्न होना कि पंचायत चुनावों को लेकर हाईकोर्ट जाना पड़े और हाईकोर्ट कहे कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था हो, किस तरह सीसीटीवी कैमरे लगे, बहुत गंभीर स्थिति है प्रवीण। जयदीप जी, एक बड़ी अहम बात यह है कि
हम कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं और इसके लिए पश्चिम बंगाल हमेशा से जाना जाता रहा है। यहाँ पर कार्यकर्ता एक जगह से उठकर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि पार्टी कोई कार्यकर्ता पैदा कर। जब ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर गई थी, मुझे याद है अकेली थी, एकला चलो रे वो उस समय पर बोला भी करती थी। लेकिन फिर हमने देखा वामपंथियों का पूरा कैडर धीरे धीरे उनके साथ शिफ्ट, निश्चित तौर पर कांग्रेस के भी कई उनके ऐसे पुराने साथी रहे जो उनके साथ में जुड़ते चले गए। ये मिजाज क्या है? ये जो हिंसा वाला मिजाज है, ये आज बात नहीं कर रहे हैं, हम कब से सुनते आ रहे हैं, जब से पत्रकारिता कर रहे हैं बंगाल की रक्त रंजित राजनीति के विषय में, तब से चर्चा होती चली आ रही। ये क्या वहाँ के कार्यकर्ताओं का मिजाज है, बंगाल की धरती का ऐसा मिजाज है, राजनीति क्या है जिसकी वजह से ये सब होता है? वहाँ पर इतने खुलेआम बम चल रहे हैं और तलवारें बाल्टियों में रखी हुई, जैसा आपने बताया। इसके लिए जमीनी बारीकियों को बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा प्रवीण। हम देखें कि जो बाहुबलियों वाली हिंसा है उसके लिए तो उत्तर प्रदेश और बिहार बदनाम रहे हैं और काफी देखा, और अच्छी बात है कि हम उन दृश्यों से काफी दूर हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश और बिहार के चुनाव बहुत हद तक उस तरीके के नहीं होते जिसमें बाहुबलियों का वर्चस्व होता है। अब तो ईवीएम आ गई, मतपेटियां लूट ली जाती थी। फिल्मों में हमने उन दृश्यों को रिपीट होता, क्योंकि जो जमीन पर होता है उससे ही फिल्मों को आइडियाज मिलते हैं और उसी तरीके से हम दृश्य देखते हैं। बूथ छापे जा रहे हैं, बूथ छापना एक शब्द बहुत चलता था हमारे साथ। तो ये सब उत्तर प्रदेश और बिहार की पहचान रहे हैं। लेकिन दो बड़े राज्य ऐसे हैं देश के, केरल और बंगाल, की जहां पर चुनावी हिंसा कैडर बेस्ड पार्टियों के बीच में एक बड़ा चिंता का सबब बनी रही है। उसका कारण यह है कि कैडर का मतलब यह है कि पूरी तरह से पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता, और वो प्रतिबद्धता जब एक दूसरे छोर पर चली जाती है जहां पर वो आपको कोई बड़ा स्टेप लेने को मजबूर करती है, बड़ा कदम उठाने को मजबूर करती है, तो फिर इस तरह की हिंसा के, देखिए, राजनीति का वर्चस्व अगर सिर चढ़ जाए और आप अपना इंसान होना ही त्याग दें, आपको लगे कि आप एक, चाहे टीएमसी हो, चाहे किसी कम्युनिस्ट पार्टी के आप सदस्य हो, कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, आप किसी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी इससे अछूती है। दिक्कत यह है कि आपने कैडर को और पार्टी के लेकर प्रतिबद्धता को और समाज में चुनाव जीतने या किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो जाने की प्रतिबद्धता को उस स्तर तक पहुंचा दिया है कि उससे कोई चीज डिगाए, आपका टिकट किसी और को मिल जाए, आपके समर्थक की बजाय किसी और के समर्थक को टिकट मिल जाए, पिछले चुनाव में आपने किसी के साथ कुछ गड़बड़ की थी, उसके बदला लेने पर आप उतारू हो जाए, तो फिर आप पशुता की ओर चले जाते हैं, मनुष्यता को त्याग कर। जो कैडर आपको ये नहीं सिखा सकता, वो फिर किसी भी पार्टी का कैडर हो, वो गलत है। केरल की धरती से भी लगातार इसी तरह की आप देखिए चुनावी हिंसा बहुत होती है, कैडर वहां पर भी है। दोनों ही जगहों पर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वामपंथ ने बहुत जबरदस्त तरीके से जड़ें जमाई थी। जड़ें जमाने में लेकिन यह हुआ कि आपने पार्टी के प्रति और पार्टी की विचारधारा के प्रति एक तरह की कट्टरता अंदर भर दी। कट्टरता के इन इंजेक्शनों ने वहां पर जो पार्टी का कैडर तैयार हुआ, उनके दिमागों में, उनकी नसों में दौड़ने वाले खून की तासीर बदल दी। ये जो कट्टरता के इंजेक्शन है, उनका दुष्परिणाम सामने आ रहा है चुनावी हिंसा के रूप में। एक और बहुत अहम बात मैं आपसे, आपने हालांकि हल्का सा जिक्र उसका किया, पश्चिम बंगाल में इस तरह की एनार्की जो है, इसका बीजेपी को कितना फायदा मिलता है? कांग्रेस भी एक यहाँ पर पार्टी है, त्रिकोणीय मुकाबला हम देखते हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में हो गया। उपचुनाव में कांग्रेस को जीत जरूर मिली, लेकिन विधायक जो है वो तृणमूल कांग्रेस के साथ चले गए। ये भी बड़ी उठापटक का समय रहा। क्या आप स्थिति देखते हैं इस वक्त जो हालात हैं, वो क्या ममता बनर्जी के लिए चुनौतीपूर्ण है पश्चिम बंगाल में? ममता बनर्जी के लिए जो स्थानीय कानून व्यवस्था की स्थिति वो चुनौतीपूर्ण है। उन्हीं के पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये चुनौतीपूर्ण है। पार्टी में जो दो लोग लड़ रहे हैं उनमें से मान लीजिए एक गुट का वर्चस्व स्थापित हो जाता है तो दूसरा गुट छिटक कर भाजपा या कांग्रेस के पाले में जा सकता है। ज्यादा संभावना भाजपा की है, क्योंकि भाजपा केंद्र में भी सत्ता में और टक्कर देने की स्थिति में, और पिछले चुनाव में भले ही हार गए लेकिन जबरदस्त टक्कर दी। भाजपा के लिए वहां पर पूरी तरह सेंध लगाने में प्रवीण दुविधा जो है, वो वहां की जो जनांकी स्थिति है, जिसको डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट कहा जाता है, वो है। वहां पर हिंदू बहुल सीटें बहुत सारी नहीं है और मुस्लिम बहुल सीटें बहुत है, और मुस्लिम वोटर और फिर जो पार्टी का कैडर वाला कार्यकर्ता, ये दोनों मिलाकर ममता बनर्जी के पक्ष में जबरदस्त समीकरण बनता है। वहां एक और बात है कि जो जीत जाता है उसकी सत्ता इतनी हावी हो जाती है कि आप देखिए कि जैसे ही तृणमूल कांग्रेस चुनाव जीती, उसके तुरंत बाद भाजपा में गए हुए कई दिग्गज वापस लौट आए, क्योंकि वहां भय की, दहशत रहना की, मुश्किल हो जाए। रहना, हाँ। तो ये जो रहना मुश्किल वाली जो यथास्थिति है, जमीन की वस्तुस्थिति, ये बहुत खराब है। कैलाश विजयवर्गीय जो प्रभारी थे, उन पे 85 केस ठोक दिए गए, चलेगा, उनका अंदर घुसना मुश्किल हो गया। आज भी हालांकि वहां की हिंसा को लेकर उनके बयान आ रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के बयान आ रहे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी और कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग बयान जारी कर सकते हैं, हिंसा का विरोध कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आखिरकार जमीनी तासीर जो है ना, वो बदलती आसानी से नहीं है। ये वहां की आदत में, वहां के खून में समा गया है, और इसके लिए आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। बिहार की तस्वीर रातों रात नहीं बदली।
उत्तर प्रदेश की तस्वीर रातों रात नहीं बदली, लंबा बरस और किसी की एक संकल्प शक्ति भी लगी है। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज है। अगर हमने देखा है कि मैंने अपने शहर इंदौर में देखा है राजकुमार मिल का ओवरब्रिज, जो लोग इंदौर से वाकिफ हैं, वो मेरे बचपन में बनना शुरू हुआ था और मैं कॉलेज से पास आउट होकर 15 साल में एक ब्रिज बना है, 15 साल में, और यहाँ 2-2.5 साल में संसद बनकर तैयार हो गई है पूरी। तो 2 साल में इतनी हाईटेक, इतनी मॉडर्न संसद की बिल्डिंग बनकर तैयार हो सकती है, और 15 साल में एक छोटा सा ओवरब्रिज नहीं बन सकता। इन दोनों के बीच में जो फासला है वो दरअसल राजनीतिक इच्छा शक्ति का है। राजनेता चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आज ममता बनर्जी अगर संकल्प ले ले कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी कुर्सी चली जाए, मैं अपने राज्य में हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगी, अगले 6 महीने में बंगाल की तस्वीर बदल सकती है। लेकिन क्या वो ऐसा चाहती हैं, और अगर वो चाहती भी हैं तो इसको कर पाने में कितनी सक्षम है, ये बड़ी बात है। हम ये भी देखते हैं कि केंद्र की एजेंसियों और राज्य की एजेंसियों के बीच में टकराहट देखने को मिलती है। ऐसा लगता है कि एक ही देश में हम 2 अलग-अलग परिस्थितियां। सीबीआई के अधिकारी गए थे, घुसने नहीं दिया गया, वहां के कमिश्नर ने जवाब देना उचित नहीं समझा। पुलिस जो है वो राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी है, तो राज्य सरकार से ही सारे आदेश ले रही है, केंद्र की एजेंसियां वहां जाके टकराए। तो ये जो संघीय ढांचा है भारत का, जो पूरी संघीय परिकल्पना है, उसको भी प्रभावित करता है प्रवीण, और इस तरह का टकराव ठीक नहीं है। आखिरकार भारत को अपने संविधान की और संघीय ढांचे की इस मजबूती को बनाए रखना पड़ेगा। बंगाल जैसे जो उदाहरण है, केरल जैसे जो उदाहरण है, वो निश्चित तौर पर खतरे की घंटी बजाते हैं। इस खतरे की घंटी का समय रहते समाधान ढूंढ लेना आवश्यक है। कार्यकर्ता लड़ रहे हैं तो चाहे भाजपा और तृणमूल के आपस में लड़ रहे हो, चाहे तृणमूल ही तृणमूल के आपस में लड़ रहे हो। जो हिंसा पिछली बार की जो पंचायत चुनाव की हिंसा हुई थी, इसके 5 साल पहले वाली, ठीक, उसमें 23 लोगों की जानें चली गई थी। स्थानीय स्तर के चुनाव में 23 लोगों की जान चली जाना बहुत दुखद स्थिति है। इस बार के अभी जो हिंसा पिछले 9 तारीख से जब नामांकन करने का सिलसिला शुरू हुआ है, तब से ही यह हिंसा शुरू हुई। आज लगातार 5वां दिन है, हिंसा नहीं रुकी। देश हिंसा की इन स्थितियों से परेशान है। एक तरफ मणिपुर की हिंसा है, सीमावर्ती राज्य है, वहां पर भी लगातार निगाह रखकर नियंत्रण करने की कोशिश हो, जन समुदायों की आपस की लड़ाई है। यहां पर चुनावी हिंसा है। बंगाल का जो चरित्र, जो ये बोल रहे हैं रक्त चरित्र, जिसको हम भी खुद भी जब पत्रकारिता में नहीं भी आए थे तब तक सुनते थे, अखबारों में छपता था तब, लेकिन लंबे समय तक वामपंथी सरकारों का शासन रहा, लेकिन हिंसा वहां के चरित्र में फिर भी रही। ये दुखद स्थिति है। आज वहां पर सत्ताधारी दल बदल गया, सत्ताधारी दल का लेकिन चरित्र नहीं बदल पा रहा, दल के कार्यकर्ताओं का चरित्र नहीं बदल। जो आपने बिल्कुल ठीक बीज पकड़ा कि भाई वामपंथ में काम करते थे, उस वक्त वो लोग सत्ता में थे, वो पाला बदल कर तृणमूल में आ गए, लेकिन उनकी बुनियादी तासीर छोटी बातों पर झगड़ने की, वही है, वर्चस्व को लेकर झगड़ने की, बाल्टियों में बम बारूद बनाकर रख रहे हो, ये तो एक संस्कृति पनप गई है ना वहां। उस कल्चर को, उस तरीके को, उस पद्धति को बदलना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा, जागृति, ये सब गलत है, इसका प्रचार कौन करेगा? ये प्रचार सत्ता से आना पड़ेगा, व्यवस्था से आना पड़ेगा। राजनीतिक इस्तेमाल बंद होना चाहिए सबसे पहले तो। ये राजनीतिक इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको फायदे के लिए भुनाना ये बहुत खतरनाक है। बहरहाल देखिए, पत्रकार होने के नाते हम लोग एक बैलेंस एनालिसिस आपके सामने रख सकते हैं। आपको क्या लगता है, बंगाल के इस रक्त चरित्र का असली जिम्मेदार कौन है? अपनी बात जरूर लिखें, क्योंकि आप जो टिप्पणियां करते हैं वो हमको आगे की एनालिसिस और रिपोर्ट बनाने में बहुत मदद करती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।